बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूमर किडनी में होते हैं, ऐसी जगह पे स्थित होते हैं कि जहाँ से जैसे खून की नली जिसको हम हाइलम बोलते हैं उससे होके जा रहे हैं, साइनस में है। तो वो भी रोबोट में एडवांटेज ये है कि डेक्सटेरिटी की वजह से, विज़न 10 टाइम्स होने की वजह से जो हम ओपन या लैब में भी इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं वो भी हम उन गुर्दों को, रिसेंटली हम लोगों ने 3 मरीज करे जिनका की जो गांठ थी बड़ी भी थी और वो खून की नलियों के पास पड़ी हुई थी। तो हमने बहुत अच्छी तरह देखते हुए सही प्लेन में जाके विद R0 मार्जिन, मतलब ट्यूमर पूरा का पूरा निकाला और मरीज तीसरे दिन, दूसरे दिन खाने लगा, हवा खुलने लगी, तीसरे चौथे दिन उसकी छुट्टी हो गई। लेप्रोस्कोपी से जिसमें सिर्फ 3 गुना मैग्नीफिकेशन है, रोबोटिक में 10 गुना मैग्नीफिकेशन है, जिसकी वजह से एरर्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट के मन में होता है, सर अब किडनी में कैंसर है तो क्या हमारी पूरी किडनी निकल जाएगी? कि जो पहले किडनी ट्रांसप्लांट में एक हाथ भर का इंसिजन लगता था, अब वो सिर्फ एक फिंगर लेंथ का इंसिजन लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, मेदांता लखनऊ से। मैं यहाँ पे डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट हूँ। आज हम लोग एक स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ हमारे टीचर, हमारे गुरु प्रोफेसर राकेश कपूर सर हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर मेदांता और डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग सर से पूछेंगे कि मेदांता लखनऊ में हम लोग रोबोटिक्स में कहाँ पर हैं, हम कैसे रोबोटिक्स से हम कैसे पेशेंट्स की यूरोलॉजी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आराम से ठीक कर पा रहे हैं और किन इंडिकेशंस में एक्चुअली रोबोट का यूरोलॉजी में यूज़ है। पहले तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हम सबको ये समझना है कि रोबोटिक सर्जरी जो है, इट इज़ द मैन बिहाइंड द रोबोट, नॉट द रोबोट नहीं ऑपरेट करता है। रोबोट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ऊपर आया तो इसमें डेक्सटेरिटी बहुत है। डेक्सटेरिटी से मतलब होता है कि जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जो जब हम एक नॉर्मल लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें वो हैंड मूवमेंट्स उतने नहीं आ पाते हैं डेक्सटेरिटी वाइज। 360 डिग्री एंगल हम जो घुमा देते हैं। इसके अलावा इसमें विज़न 10 टाइम्स होता है और हम डेप्थ में भी काम कर सकते हैं जाके। तो रोबोट से बहुत सी ऐसी सर्जरीज़ जो लैब से करने में बहुत जटिल होती थी, कठिन होती थी, डॉक्टर को काफ़ी कष्ट होता था, विज़न उतना 3 टाइम्स ही हमारा रहता था, तो रोबोट से हम इन सब सर्जरी को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि रोबोट में जब हम, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जो पोर्ट हम डालते हैं जिनसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम हैंडल करते हैं, तो उसमें स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमेन बहुत होता है। तो उसकी वजह से मरीज के पेट में दर्द, बाद में दर्द काफ़ी समय तक रहता है, रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है, और रोबोट से वो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। तो कम शब्दों में मैं अपने ऑडियंस के लिए कहूँ कि लेप्रोस्कोपी से जिसमें सिर्फ 3 गुना मैग्नीफिकेशन है, रोबोटिक में 10 गुना मैग्नीफिकेशन है, जिसकी वजह से एरर्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया, रिकवरी बहुत फास्ट है, ब्लड लॉस मिनिमल है, पेन ना के बराबर होती है, तो पेशेंट अपनी वर्किंग में बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसमें इस रोबोट का आने से यूरोलॉजी की उन सर्जरी से हम पेशेंट्स को बेहतर आउटकम दे पाए। ये सिर्फ एक फैशनेबल वर्ड नहीं है कि हम रोबोट यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली में पेशेंट्स को बहुत अच्छे आउटकम्स देता है। सर, आपने जैसे ये क्वेश्चन रेस किया और ख़ुद कहा आप स्वयं में एक रोबोटिक सर्जन हैं, तो जो गुर्दे की सर्जरीज़ हैं, यूरेटर की सर्जरीज़ हैं, ब्लैडर की सर्जरी हैं, प्रोस्टेट की सर्जरी हैं। प्रोस्टेट, जो कैंसर प्रोस्टेट जब होता है तो अर्ली स्टेज में जब पेशेंट आता है तो हम उसकी रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट एक बहुत डेप्थ में जाके पेल्विक ऑर्गन है। तो इसमें हमारी, जो मैंने शब्द का यूज़ किया था, डेक्सटेरिटी, विज़न, इन सब से हमें बहुत सहूलियत मिलती है। और जो ऑपरेशन पहले ज़्यादातर ओपन मेथड से होता था, लैब में भी लोग करते थे, बट वो बहुत कठिन होता था, तो जो रोबोटिक से हमने जब करना शुरू किया है तो ये बहुत आसान हो गया है। मरीज के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यूरिनरी कॉन्टिनेंस, पेशाब का कंट्रोल इन मरीजों में बहुत जल्दी आ जाता है। सूचरिंग बहुत अच्छी होती है। इसी तरह डेप्थ की बात करें तो रेडिकल सिस्टेक्टमी, अगर ब्लैडर में कैंसर है, वो मसल तक फैल गया है, तो उसको भी हम बहुत अच्छी तरह
जो है वो रोबोट से कर सकते हैं, पेशाब का नया रास्ता बना सकते हैं। और गुर्दों का मुझे लगता है आप स्वयं में करते हैं, तो गुर्दों के बारे में आप डॉक्टर साहब बताएं। तो जैसा कि कपूर सर ने बताया कि प्रोस्टेट, ब्लैडर, ये जो सर्जरीज़ हैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्राइफेक्टा ऑफ द सर्जरी। 3 पिलर हैं इस सर्जरी के। नंबर 1 कि हम ऑन्कोलॉजिकल आउटकम आपको बेस्ट दे सकें। जैसा कि सर ने बताया डेक्सट्रिटी बहुत अच्छी है, मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा है। तो ऑन्कोलॉजिकल आउटकम माने कि प्रोस्टेट करने के बाद हम पूरी तरह से प्रोस्टेट कैंसर को निकाल सकते हैं, अंदर पॉजिटिव मार्जिन या अंदर कुछ भी कैंसर का रेमिनेंट रह नहीं जाता। ट्राइफेक्टा का दूसरा कंपोनेंट है एरेक्शन, एरेक्टाइल फंक्शन। मतलब हर पुरुष की इच्छा होती है कि अपने जीवन के आखिरी समय तक भी उसे अपना एरेक्शन वाला पावर उसका जितना अच्छा रह सकता है रह सके इस रोबोटिक सर्जरी से, क्योंकि हम लोग नर्व्स को बचा पाते हैं, नर्व्स को देख पाते हैं। तो एरेक्शन वाला फंक्शन भी जितना मैक्सिमम प्रिजर्व हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं। और तीसरा जो आउटकम है दैट इज़ द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सर्जरी तभी ठीक है जब वो पेशेंट के लिए 100% सेफ हो। तो ये सर्जरी अब इतनी स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें भी इतने एडवांसमेंट आ गए हैं। एक प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी को हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रोबोटिक सर्जरी, रेड्जियस स्पेयरिंग, जिसमें कि कैथेटर निकालने के 4-5वें दिन से पूरी तरह से कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया प्रोस्टेट, ब्लैडर, इन सब में इस रोबोट का बहुत ही अच्छा रोल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किडनी के ऑपरेशंस में इस रोबोट का रोल है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे, जब ये इम्पॉर्टेंट, किडनी जितनी बच जाए हमारे शरीर में उतना इम्पॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव चेकअप्स होने के कारण अल्ट्रासाउंड में बहुत कॉमनली आजकल 4 या 5 सेंटीमीटर की गांठ किडनी में मिल जाती है। तो अक्सर पेशेंट के मन में होता है सर अब किडनी में कैंसर है तो क्या हमारी पूरी किडनी निकल जाएगी? तो रोबोट की वजह से हम लोग मैक्सिमम किडनी बचा पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग 7 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स को आराम से रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी के द्वारा करके जितनी किडनी बच सकती है बचा देते हैं और कोशिश करते हैं पूरी की पूरी तरह से कैंसर निकल जाए। उसी तरह से रेडिकल नेफ्रेक्टमी, जब ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो पूरा कैंसर भी रोबोटिक सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है। इसमें जैसा कि सर ने बताया कि ट्रैक्शन नहीं होता, तो लैप्रोस्कोपिक पोर्ट्स में भी थोड़ा पेन होता है, लेकिन रोबोटिक पोर्ट में कोई पेन नहीं होता। ब्लड लॉस बहुत कम है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं कि छोटी से छोटी कैपिलरीज को भी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। उसी तरह से आज के समय में किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल फेलियर इतना कॉमन है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को भी हम लोग ये एडवांटेज देते हैं कि जो पहले किडनी ट्रांसप्लांट में एक हाथ भर का इंसिजन लगता था, अब वो सिर्फ एक फिंगर लेंथ का इंसिजन लगता है। रिकवरी दूसरे दिन ड्रेन निकल जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट है। खासकर मैं सर से पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर सर बताएं कि हमारे ऑडियंस को कि रोबोटिक सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट में किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए बहुत एडवांटेजियस है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज पेशेंट, जिनमें BMI बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए रोबोटिक सर्जरी बहुत ही सहूलियतमंद होती है। मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जो बहुत मोटे लोग होते हैं, जैसा आपने कहा 1.5 से 2 42 लंबा इंसिजन लगता है, उसका अपना पेन होता है। फिर कई बार मोटे होने की वजह से जो खून की नलियाँ होती हैं वो बहुत डेप्थ में होती हैं, तो वहाँ तक पहुँचना, ट्रैक्शन देना, तो मरीज की रिकवरी, ट्रैक्शन कम लगता है, छोटा सा इंसिजन लगता है। और जैसा आप पार्शियल की बात कर रहे थे डॉक्टर मनमीत, जो अभी हम लोगों ने जैसे केसेस किए कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूमर किडनी में होते हैं, ऐसी जगह पे स्थित होते हैं कि जहाँ से जैसे खून की नली, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, उससे होके जा रहे हैं, साइनस में है, तो वो भी रोबोट में एडवांटेज ये है कि डेक्सटेरिटी की वजह से, विज़न 10 टाइम्स होने की वजह से, जो हम ओपन या लैब में भी इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो भी हम उन गुर्दों को, रिसेंटली हम लोगों ने 3 मरीज करे जिनका की जो गांठ थी बड़ी भी थी और वो खून की नलियों के पास पड़ी हुई थी। तो हमने बहुत अच्छी तरह देखते हुए सही प्लेन में जाके विद R0 मार्जिन, मतलब ट्यूमर पूरा का पूरा निकाला, और मरीज दूसरे दिन खाने लगा, हवा खुलने लगी, तीसरे चौथे दिन उसकी छुट्टी हो गई। बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जैसा सर ने बताया, जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल ट्यूमर हैं, इसी तरह से वो किडनी के ट्यूमर्स जिनमें कि
कैंसर का जो ट्यूमर थ्रोम्बस है वो बढ़ते बढ़ते किडनी से आपकी मेन वेसल से होते हुए आपके हार्ट के पास तक पहुंच गया। तो पहले इस सर्जरी को करने के लिए पूरा पेट में बहुत बड़ा इंसिजन, पूरा आधा से ज़्यादा पेट काट के सर्जरी होती थी। अब रोबोट द्वारा हम लोग इवन वो कैंसर जिसमें किडनी के अलावा IVC मतलब कि जो मेन खून वाली वेसल है वो और हार्ट तक के ट्यूमर्स को भी हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा बहुत छोटे इंसिजन में उसको पूरा तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे रोबोट द्वारा यूरोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं, खासकर यूरो ऑन्कोलॉजी, जैसा कि सर ने बताया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर के अलावा किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम लोग ये, मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर ये यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसमें हमारे ऑडियंस को पता चले कि वो रोबोटिक सर्जरी हम लोग कर सकते हैं? जैसे कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं कि जैसे जिसको हम कहते हैं यूरोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या गुर्दे में रुकावट, या रिफ्लक्स होता है कि जो यूरेटर ब्लैडर में जहाँ खुलता है वो वॉल ख़राब होता है, तो ये अक्सर बच्चों में भी पाया जाता है जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। या यूरेटर में कहीं रुकावट आ गई है तो यूरेटर काट के जोड़ना है। तो अब हम रोबोट को सिर्फ एडल्ट में ही नहीं यूज़ करते हैं, हम पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल कंजेनाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी किडनी डबल किडनी जिसको बाइफिड किडनी कहते हैं, डुप्लेक्स सिस्टम कहते हैं, कई मरीज हम लोगों के पास आए हैं जिनका अपर मोइटी काम नहीं कर रही थी, तो उसको भी हमने लेप्रोस्कोपिक विधि से जो किडनी नहीं काम कर रही थी सिर्फ उसी को निकाला। तो अब रोबोट का बहुत एक्सटेंडेड यूज़ है, सिर्फ कैंसर में, ट्रांसप्लांट में ही नहीं है, जो बिनाइन डिजीज़ेज़ होती हैं, नॉन कैंसरस डिजीज़ेज़ भी हैं, चाहे वो जिस उम्र में हो, बच्चे से लेके 4 साल 3 साल के बच्चे से लेके और हम वयस्क तक हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा उनकी सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि सर ने हाईलाइट किया कि बिनाइन डिजीज़, अब एक बहुत बिनाइन डिजीज़ में पेशेंट्स को, हमारे पास पेशेंट्स रेफरल, हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारा 200 ग्राम का प्रोस्टेट है, 300 ग्राम का प्रोस्टेट है। अब 200-300 ग्राम के प्रोस्टेट को आप दूरबीन से या लेज़र से कर पाना हर बार उतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज पेशेंट को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो कार्डियक पेशेंट है, उसको थोड़ा भी हम वाटर का ओवरलोड होगा तो वो ICU शिफ्ट हो सकता है। ऐसे पेशेंट में भी, जिसको हम सिंपल प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं, वो भी करा जा सकता है, जिसमें कि हम 200 से 250 ग्राम के प्रोस्टेट को रोबोटिक विधि द्वारा बिना ब्रेक किए पूरा प्रोस्टेट ही निकाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है क्योंकि हम ट्रांसवेसाइकल एब्डोमेन के थ्रू ब्लैडर के अंदर जाके उस प्रोस्टेट को निकालते हैं, तो प्रोस्टेटिक सर्जरी के बाद पेशाब चूने का, जो मरीज़ के मन में अक्सर डर रहता है कि सर इतना बड़ा प्रोस्टेट आपने ऑपरेट किया है, कहीं बाद में हमारा पेशाब ना चूहे, तो चूने की संभावना नील के बराबर होती है। उसी तरह से VVF सर्जरी हम लोग देखते हैं कि बाहर, क्योंकि अब लेप्रोस्कोपी का चलन है, छोटे सेंटर्स पे भी होने लग गया है, तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कराने के बाद फिस्चुला बन जाता है, जिसको VVF कहते हैं। अब VVF में भी रोबोटिक का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी लेप्रोस्कोपी करा के आया है और अब वो ये नहीं चाहता है कि सर किसी भी तरीके से हमारे कोई कट लगे, तो हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा VVF सर्जरी भी करते हैं। डॉक्टर कपूर को स्पेशल इंटरेस्ट है फीमेल यूरोलॉजी में, मैं सर से चाहूँगा सर कुछ बताएं कि स्पेशली फीमेल यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल है? नहीं, रोबोटिक सर्जरी का अगर रोल आप देखें तो एक तो ये है कि जिनमें नीचे की मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं तो उनमें यूट्रस जो होता है वो वजाइना के थ्रू प्रोलैप्स करने लगता है, तो इनको रोबोटिक विधि से हम यूट्रस को निकाल सकते हैं और वजाइना को सैक्रोकॉल्पोपेक्सी करके एक मेश के द्वारा हम उसको अंदर हड्डी, जिसको सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, उससे फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि रोबोट द्वारा हम VVF रिपेयर्स, कि जो ब्लैडर और वजाइना के बीच में छेद हो जाता है जिससे लगातार पेशाब चूने लगती है, तो उसको भी हम रोबोटिक विधि से अंदर डिसेक्ट करके हम उसकी रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी इतना प्रचलन नहीं है, बट जो लोगों को खांसने छींकने से पेशाब निकल जाती थी, जिसका अभी तक हम स्लिंग लगाते थे, मिड यूट्रस स्लिंग्स कहते थे, तो मेश को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जिसको कि हम रोबोट से
जिनको कि हम फिक्स कर सकते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं कि ब्लैडर को उठा के फिर से रेट्रोप्यूबिक एरिया में फिक्स कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर्स भी बिनाइन डिजीज़ के लिए जो पेशेंट्स हैं फीमेल यूरोलॉजी में, इन प्रोसीजर्स को भी हम रोबोट से कर सकते हैं। तो हम आजकल हमारे सारे पेशेंट्स एजुकेटेड हैं, एटलीस्ट सबको एक्सेस है इंटरनेट का। हर पेशेंट ये पढ़ के आता है कि सर कि हम सुनते हैं कि रोबोट से अर्ली रिकवरी है, मिनिमल पेन है, मिनिमल ब्लड लॉस है। तो क्या हमारी ये सर्जरी रोबोट से हो सकती है? हमें कई बार लगता था कि पता नहीं पेशेंट इसको करा पाएंगे कि नहीं, लेकिन टू आवर सरप्राइज पेशेंट हमसे कहता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेदांता में, लखनऊ में हम लोग के पास जो सबसे एडवांस्ड वर्जन है रोबोट का, डाविंची एक्सआई, तो ये आज के समय में सबसे एडवांस्ड वर्जन है। ये रोबोट स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें ये किसी भी पोजीशन में डॉक हो सकता है, जो कि रूटीन रोबोट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो 3 साल या 2 साल के बच्चे से लेके हम लोगों ने 90 साल तक के बुज़ुर्गों में इस रोबोट को यूज़ किया हुआ है। हम लोग का सक्सेस रेट क्लोज टू 100% है। और इसके बारे में कुछ सर और बताना चाहें तो सर और कुछ नहीं, अब तो मैं यही कहूँगा कि सितंबर में हमारे पास रोबोट आया और हम लोग 200 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, सब स्पेशलिटी में, गायनी में भी, गैस्ट्रो में भी। तो अब हमारे पास समय की अभाव हो रहा है। अब तो सर हम लोग 350 से ऊपर केस इधर कर चुके हैं। तो अब 300, मैं पुराना शायद डेटा बता रहा हम लोग था, अब 350 300 केस कर चुके हैं। और अब अगर आप यूएसए जाएं, यूरोपियन कंट्रीज जाएं, कहीं भी जाएं, तो रोबोट हैज़ बिकम अ मेन प्रैक्टिस एरिया। देयर आर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स जो रोबोट के द्वारा ऑपरेट होते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स आर देयर इन ईच सेंटर। तो आने वाले समय में रोबोट का भविष्य है। आने वाले समय में सब सर्जरीज ज़्यादातर आप देखेंगे रोबोट से पॉसिबल हो पाएंगी। और जब ये प्रैक्टिस में भी बहुत आ जाएगा तो उसकी वजह से सहूलियत, सब चीज़ें, उसका अफोर्डेबिलिटी, ये मरीज को अच्छी हो जाएगी। जैसा आप लोगों ने सुना, रोबोट जो है, इट इज़ द मैन बिहाइंड द रोबोट, बट रोबोट मेक्स द सर्जरी ईजियर। ये आसान सर्जरी कर देता है क्योंकि डेक्सटेरिटी, जैसे मैंने कहा कि डेक्सटेरिटी है, अच्छा विज़न है, मरीज को बहुत जल्दी रिकवरी होती है और हर प्रकार की सर्जरी रोबोट द्वारा करी जा सकती है। मेदांता लखनऊ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास और भी विभागों के रोबोटिक सर्जन एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसा डॉक्टर मनमीत ने बताया कि हम एक शॉर्ट स्पैन में करीब 350 केस कर चुके हैं और एवरी डे हम 3 से 4 केसेस पर डे कर रहे हैं। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट रोबोट लॉन्ग रन में सर्जिकली रहेगा। तो आप लोग इससे डरना नहीं चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आने वाले समय में गवर्नमेंट के साथ सहयोग करके, हमारे कॉरपोरेट का सहयोग करके, वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट केयर, बेस्ट अफोर्डेबिलिटी, और आने वाले समय में हम और आपकी सेवा करें। हम लोगों का पर्पज़ ये है कि आप में अवेयरनेस आनी चाहिए, और जब तक अवेयरनेस नहीं आती है तब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है। तो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको अवेयर करते रहेंगे सो दैट आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आए एंड यू शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल जो भी उस समय अवेलेबल है। नमस्कार।